आप सभी के मन के अंदर पहला पार्ट पढ़ने के बाद काफ़ी सारी जिज्ञासाएं रही होगी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या खेती करते थे। यदि खेती करते थे उसके लिए कृषि के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते थे, खेती की विधियां क्या थी, क्या वो सिंचाई के साधनों का प्रयोग करते थे, क्या वो खेती के लिए हल आदि का प्रयोग करते थे, हल का प्रयोग करते थे तो किस टाइप का हल हुआ करता था, और उसके जो सुनियोजित केंद्र थे जैसे कि मोहनजोदड़ो के बारे में हम देखते हैं तो मोहनजोदड़ो नगर किस टाइप का था, उस नगर का क्या विभाजन था, यानी जो उसमें पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला क्या था, उसके अंदर जो उत्कृष्ट जो नालियों की व्यवस्था है वो क्या थी, उस नगर के अन्य जो खास वस्तुएं क्या थी जिनके हमें प्रमाणवान से हमें प्राप्त हुए। इसके अलावा हम देखेंगे क्या वहाँ गृह स्थापित यानी वहाँ जो आवास थे, भवन थे, घर थे, वो लोगों के कैसे थे, किस टाइप से लोग रहा करते थे। तो इन सारी विशेषताओं को हम आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। इस सेक्शन को पढ़ने के बाद इतिहास से संबंधित जो इस लेक्चर से संबंधित आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट्स आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। देखो, इतिहास को हमेशा समझना पड़ता, रटा नहीं जाता इतिहास। अगर आप एक बार समझ गए तो उसके बाद आपके लिए इतिहास बिल्कुल आसान हो जाएगा। और आज का ये वीडियो देखने के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद, इस लेक्चर से संबंधित सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के अलावा अन्य जो विद्यार्थी हैं या फिर वो मित्र लोग हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो चलो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका आपके अपने चैनल स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों के बीच में भी इसको शेयर करें। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसको हम प्रारंभ करते हैं। तो हम देखते हैं कि हालांकि अनाज के दानों के कृषि के संकेत मिलते हैं, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था। वो पार्ट आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, चैनल पर इसके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना ली है। पर वास्तविक कृषि विधियां यानी कृषि विधि का मतलब उसकी रीति क्या थे, उसके तरीके क्या थे, उसके विषय में कोई स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है, क्योंकि इस तरीके की यहाँ जो खेती से संबंधित कोई चीज़ें हमें प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि इसके संबंध में हम जो एक खेत देखेंगे जो कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत मिला, लेकिन वो भी आरंभिक हड़प्पा काल उससे संबंधित है, यानी जो विकसित हड़प्पा संस्कृति है या परिपक्व हड़प्पा संस्कृति उससे संबंधित हमें ऐसा कोई भी कृषि से संबंधित खेत हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव यानी पद्धति क्या थी, या तो बीजों को छिड़क कर बोया जाता था, या फिर पौधों का क्या किया जाता, रोपण किया जाता था, या बीजों की बुआई की जाती थी, आखिर क्या तरीके थे। मोहरों पर किए गए रेखांकन और मरण मूर्तियां ये इंगित करती है, यानी मतलब इशारा करती, किस और इशारा करती है, मोहरों पर किए गए रेखांकन और मरण मूर्तियां यानी जो मिट्टी की मूर्तियां कि वर्षभ। देखो पहले पार्ट में भी मैंने बताया था यह वर्षभ शब्द का प्रयोग हुआ है। अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि वर्षभ क्या था, सांड था या बेल था। तो कई लोग इसके लिए सांड भी कह देते, कई बेल भी कह देते। जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में देख रहे हो, यही जो पक्की मिट्टी से बना जो वर्षभ है जो हड़प्पा सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है। देखो वर्षभ जैसा कि ऐसे अभी वर्तमान में इसको सांड हम कह सकते हैं, ऐसा ही प्रयोग वर्तमान में दक्षिण भारत के अंदर भी देख सकते हैं, जहाँ बेलों को इसी टाइप के जो उनको बैलगाड़ियों में जोतने के लिए या हल आदि के लिए प्रयोग में किया जाता। बाकी बेल क्या है, बेल तो जब जो सांड होता है उसका बधियाकरण करने के बाद बेल बनाए जाते हैं और उनका कृषि कार्य में प्रयोग किया जाता। तो उसी टाइप का वर्षभ ऐसे दक्षिण भारत में मैंने खुद देखे हैं। तो इस टाइप के जो बेल प्रयोग में किए जाते थे या सांडी थे जिनको क्या किया जाता, जोत करके जो वजन ढोने के कार्यों में प्रयोग किया जाता था, जिसके आगे नाक में नत्थे यानी डाल दी जाती थी और उसके अंदर जो रस्सी वगैरह कस करके उसको नियंत्रित किया जाता था। तो वैसा ही संबंधित हो सकता है जानकारी थी। और इस आधार पर पूरा तत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता। बैल क्या था मैंने स्पष्ट कर दिया। साथ ही चोलिस्तान, ये जो अपने राजस्थान के अंदर जो थार का रेगिस्तान है इससे लगने वाला पाकिस्तान वाला क्षेत्र, उसको मरुस्थली क्षेत्र को चोलिस्तान के नाम से जानते कि कई स्थलों और बनावली जो हरियाणा से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, यानी उसके क्या मिले हैं, हमें मिट्टी का बना हुआ हल मिला है।
ये देखिए, ये जो हल है ये बनावली से प्राप्त हुआ, जो बनावली से टेराकोटा यानी जो मिट्टी का हल हमें मिला है, तो ये इस टाइप का ये बना हुआ है जो टेराकोटा जो मिट्टी का। ये आगे से तिकोना भाग, ये देख सकते हो, ये लकड़ी का आगे से तीखा कर दिया भागे, और इसी को जमीन में चलाते थे। अब यहाँ पर ये छिद्र आप देख सकते हो सकता है इसके ऊपर यहाँ से एक और लकड़ी डाल करके इसको बेलों के माध्यम से खींचा जाता होगा। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को काली बंगन, जिसको काली बंगाई कहते हैं, यानी काले रंग की चूड़ियाँ के कारण ऐसा नाम इसको दिया गया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, जो राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले से हमें मिला है। नामक स्थान पर जुते हुए खेत का क्या मिला? साक्ष्य, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से ही संबंधित हैं। ये वाला है जो यहाँ साइड में देख रहे हो ना, ये वाला स्तर, तो यही हमें कालीबंगा से, जो यहाँ पर देखो ये जो लाइनें बनी हुई है, तो ये हल रेखाएं बनी हुई है इस टाइप से पूरी, ये ग्रिड पद्धति पर यहाँ पर हल रेखाएं बनी है। खेत को 2 बार जोता गया और साथ में यहाँ से एक साथ 2 फसलें बोने के भी हमें क्या मिले? साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस खेत में हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को किस पर काटते हैं? समकोण पर काटते हुए विद्यमान है, जैसा कि अभी आपने इस चित्र में देखा। फोर्ड विद्यमान है जो दर्शाते एक साथ 2 अलग अलग फसलें क्या की जाती थी? उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का भी प्रयास किया, कि जैसे वर्तमान में हम फसलों की कटाई के लिए जैसे हंसिए का प्रयोग करते हैं, या वर्तमान समय में ऐसी मशीनें आती है वो सीधा ही उस फसलों को काट करके उसको अनाज और भूसे को क्या कर देती है? अलग कर देती है। लेकिन उस समय क्या था, जब तक तकनीकी नहीं थी, तो उस समय हंसिए किस टाइप के प्रयोग में लिए जाते थे? क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर धातु के औजार, जिसका एक फोटो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ साइड में। ये देख सकते हैं आप, ये इस टाइप के वहाँ से जो कुछ धातु के औजार मिले, तो वहाँ तो इसी टाइप का कोई पत्थर के भी कोई फलक मिले होंगे, जिनके अंदर शायद यहाँ पर छेद वगैरह ऐसे करके यहाँ से लकड़ी का हत्था उसमें डाल दिया होगा, और इन्हीं के माध्यम से फसलों की क्या करते होंगे? कटाई करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से क्या हुई हैं? प्राप्त हुई है। तो देखो किस तरीके से था, तो इसके बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जाता, इसके बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाए जाते हैं, या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग, जैसा कि मैंने अभी आपको नीचे बताया, तो या तो इनका प्रयोग करते होंगे, या फिर इन्हीं टाइप का जो पत्थरों का बना होगा उसके अंदर भी लकड़ी वगैरह के हत्था फंसाकर उनको फसलें काटने के लिए प्रयोग में लेते होंगे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित, यानी वहाँ पर सिंचाई के लिए क्या थी? पानी की आवश्यकता थी, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। अफगानिस्तान में सोर्तुगोई, ये बड़ा, तो मैंने पहले भी बताया था कि जो ये सोर्तुगोई स्थान है ये बड़ा दूरस्थ स्थान मिला है, और इसकी और अन्य जो हड़प्पा स्थलों के बीच में अन्य कोई हड़प्पा सभ्यता के स्थल नहीं मिले। हो सकता है ये कोई व्यापारिक चौकी वगैरह, लेकिन यहाँ पर कोई नदियों का ऐसा ढांचा भी नहीं मिला। फिर भी यहाँ इस हड़प्पा स्थल से हमें नहरों के अवशेष मिले। तो ये ऐसा स्थल है मुख्य रूप से जहाँ से हमें सोर्तुगई से, जहाँ से क्या हुए? हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले, बाकी जगह से नहीं। परंतु पंजाब और सिंध में नहीं, जहाँ से सिंधु और उसकी जो सहायक 5 नदियाँ ये मुख्य रूप से बहा करती थी, वहाँ ऐसे नहरों के अवशेष नहीं मिले। तो इसका पुरातत्वविदों ने क्या अनुमान लगाया? उन्होंने कहा कि ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही क्या हुई थी? गाद से भर दी। गाद क्या होता है? जो मिट्टी के अंदर जो क्या होता है? जमाव होता है, उस जमाव से ये क्या हो गई है? पूरी तरीके से भर गई है। जो गारा जिसको हम कहते हैं उससे ये भर गई है। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जैसे आज हम देखते हैं कि जहाँ नदी वाला इलाका होता है ना, उस क्षेत्र में वैसे नहरों की आवश्यकता नहीं रहती। कारण क्या है? कारण कि वहाँ पर जो भूमिगत जल स्तर होता है वो बहुत ऊपर होता है, जहाँ छोटे जैसे लोग कच्चे कुएं भी बना करके क्या करते हैं? उससे सिंचाई के लिए पानी प्रयोग में ले लेते। तो हो सकता है वैसा हो कि यहाँ कुएं बनाकर लोग सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग करते हो। इसके अतिरिक्त हमें धोलावीरा गुजरात से मिले जलाशयों का प्रयोग भी संभवतः हमें क्या करता है? कृषि का के लिए जो जल संचयन हेतु किया जाता है। इसका फोटो भी साइड में यहाँ पर आया हुआ है, तो इसको भी हमें नीचे देखेंगे। ये देख सकते हो आप, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ।
ये वाला इलाका है ना। ये जो जलाशय ऐसा ही मिला, इसमें जलाशय में बाकायदा उतरने की सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी और व्यवस्थित रूप से ये मतलब पत्थरों की कटाई करके बनाया गया था। तो इसमें राजवीरा से अपने धौलावीरा से मिला जलाशय और इसके राजकीर मतलब जो इसमें चिनाई का कार्य किया गया है उस कार्य को आप देखिए। तो बड़ी कुशलता के साथ ये इसकी फिनिशिंग देखिए, कितनी अच्छी फिनिशिंग से इस राजकीर के कार्य को किया गया है। अब इधर साइड में हमें एक जो स्रोत देख लेते हैं। ये स्रोत किसने दिया था ये पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ये स्रोत हैं जो पुरातत्वविद हैं अर्नेस्ट मेके की एक पुस्तक है फर्दर एक्सवेकेशन एट मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो की जो उत्खनन किया गया था उस उत्खनन से संबंधित कुछ उन्होंने बातें, जो खास बातें मिली हैं उन बातों का उद्धरण इसके अंदर दिया है। तो उसी से ये स्रोत एक लिया गया है जिसमें कहा गया कि पूरा वस्तुओं की पहचान आखिर कैसे की जाती थी। तो देखिए यहाँ पूरी एक एक चीज़ को समझना है। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र, जैसे वर्तमान में तो हमें जो विद्युत वाली चक्कियाँ होती है, इससे पहले हाथ से चलाने वाली जो घंटियाँ होती थी तो उनसे क्या करते थे लोग अनाज पीसते थे। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जो वर्ताकार होती थी, वर्तमान समय में तो हम लेते हैं प्रयोग में, इससे पहले भी लेते थे, उसे आपस में मिलाने फिर अनाज को, जैसे आज हम परात वगैरह जैसे इसे कहते हैं, तो इसको मिलाने के लिए या और किसी प्रकार के जो बर्तन प्रयोग में लेते हैं उनका फिर मिश्रण तैयार करने और पकाने के लिए, जैसे आज हम जैसे रोटी बनाने के लिए तवा का प्रयोग करते हैं और सब्जी बनाने या और किसी प्रकार का जो अनाज होता है उनको बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के जैसे बर्तन प्रयोग करते हैं, तो वैसे बर्तनों की आवश्यकता थी। तो इन सभी को बनाया किससे, या तो पत्थर से या धातु से या मिट्टी से। तो ये लोग किससे, अधिकतर तो कांसे से परिचित है या फिर तांबे से, तो उससे इन्होंने इन विभिन्न प्रकार के जो बर्तनों आदि का निर्माण करवाया था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन में सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से कुछ उदाहरण लिए गए, जो कहाँ से, मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें देखने को मिलते हैं। तो इनमें क्या था, खास बात हम देख लेते हैं। इसमें एक देखो अवतल चक्कियां दिखेंगी, इसका फोटो में आगे आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप अवतल शब्द का मतलब, अवतल का मतलब होता है बीच में से दबा हुआ या गहरा भाग होता है, उससे हम क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। तो ये ऐसी चक्कियां यहाँ से बड़ी संख्या में मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थे। एकमात्र का मतलब ऐसे और कोई अनाज पीसने का साधन नहीं था, केवल बस यही था। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलत किससे, ये कठोर कंकरीले, है ना, कठोर होता था, मजबूत और कंकरीला, तभी तो वो अनाज को पीसेगा, चिकना होगा तो नहीं पीस पाएगा। आज वर्तमान में भी देखते हैं जो पत्थर आते हैं, चाहे वो विद्युत से चलने वाले जो चक्कियाँ होती हैं उसमें प्रयोग होता है या हाथ से वाली, तो उनको समय समय पर उनको टाँकना पड़ता है, यानी उनको कैसा बनाना पड़ता है, कंकरीला बनाना पड़ता है, उसमें दाने बनाने पड़ते हैं, तभी वो क्या करता है, अनाज को पीसने का कार्य करता है। चिकना पत्थर ऐसा कार्य नहीं करता। ये अग्निज या बलुआ, यानी जो आग्नेयसी चट्टानें होती है, अलग अलग होती है, जैसे चट्टानें आग्नेयसी, कायांतरित है, तो इस टाइप की जो आग्नेयसी चट्टानें होती है उनसे बना होता है, या बलुआ पत्थर से निर्मित था, जो आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के क्या मिले हमें, साक्ष्य मिले। थोड़ा इसको मैं झूम कर लेता हूँ। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः क्या उत्तल है, देखो ये चक्कियां अवतल है लेकिन इनके तल उत्तल है। एक शब्द आया अवतल, अवतल का मतलब होता है बीच में से दबा हुआ गहरा, जबकि उत्तल का मतलब होता है बीच का भाग कुछ ऊपर उठा हुआ होता है। क्या होता है, ऊपर उठा हुआ। तो निश्चित रूप से इन्हें जमीन में या मिट्टी में जमा कर रखा जाता था। ये सारा अभी हम देखेंगे, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सकता है। आज भी ऐसे जैसे कई सारे अनाजों को कूटने के लिए हमने देखे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मिले देखने को मिलते हैं, और जिन्हें क्या किया जाए, पत्थर का बना होता है और उसके अंदर थोड़ा गड्ढा बना दिया जाता है और फिर उसको मूसल से उसको कूटा जाता है। चाहे वो मूसल लकड़ी का मूसल बना करके उससे उस पर क्या मारी जाती है, चोट मार करके उसमें अनाज वगैरह को कूट करके उसमें से जो इच्छित जो पौष्टिक चीज़ें या भोज्य पदार्थ बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ यहाँ से मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, क्योंकि घिसने के कारण क्या हो गया था, खोखला हो गया था। दूसरी वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल चालन या तरी बनाने के लिए, देखो इस शब्द को बहुत ही समझना है, क्या किसके लिए, चालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों या मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। अब ये चालन और तरी क्या है, इसके लिए मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। तो इसे हम चालन या तरी को इस फोटो के माध्यम से समझेंगे, ठीक है।
तो इसमें क्या रखा ये तो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं बताऊंगा। देखो, चालन का मतलब क्या होता है? चालन का मतलब होता है पकी हुई मसालेदार तर या गीली सब्जी। जैसे इसमें आप देख सकते हो ये तर या गीली सब्जी होती है। ये मांस मछली या साग सब्जी की जो मसालेदार जो तरकारी बनाते थे उसे ही हम चालन कहते हैं। ये वर्तमान में भी बनाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये टमाटर की बनाई गई है, तो इसमें आप जो रस देख सकते हो ये कैसी है? मसालेदार तरकारी जो कैसी है? मसाले से तर या गीली हुई, और कैसी है? पकी हुई। अब देखो तरी का मतलब क्या होता है? ये तरी मतलब सब्जी या जो शिकार होता है उसका मसालेदार रस्सा होता है। ये अंदर देख सकते हो ये पड़ा है, ये मसालेदार जो रस्सा है इसी को हम तरी या चालन के नाम से जानते। तो आशा करता हूँ इसके बारे में अब आप समझ गए होंगे। तो इसका प्रयोग कैसे करते थे? इनका प्रयोग केवल चालन या तरी बनाने के लिए और इसमें जड़ी बूटियां या मसालों को कूटने के लिए। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के मसाले डालकर ये बनाई जाती सब्जियां, तो उस समय इसमें जड़ी बूटियां और मसाले को किसके लिए किया जाता था? कूटने के लिए प्रयोग में लिया जाता था। ये क्या किसको कूटा जाता? जड़ी बूटी और मसालों को सालनी या तरी बनाने के लिए। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को कौन सा? देखो ये किसके बारे में बात हो रही है? जो दूसरी प्रकार की जो हमें क्या मिली, यहाँ से चक्कियाँ मिली हैं, उन चक्कियों में चरी या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियाँ या मसालों को कूटा जाता था, जैसा वर्तमान में के घरों के अंदर हमें देखने को मिलता है। जैसे अपने राजस्थानी में, हमारे मारवाड़ी भाषा में इसको खानिया कहते हैं। तो इसको ये ज़मीन के अंदर दबा होता था और इसके अंदर मूसल से या लकड़ी का कोई बना होता था उससे कूटा जाता था, या फिर ऐसे लोहे की कोई मोटी वस्तु होती थी भारी वजनदार, उससे भी इसमें कूटा जाता था। और दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों ने, मैके कह रहा कि जो उसके अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक थे उन्होंने इन्हें सालन पत्थर, तो ये ग्रामीण इलाकों में वर्तमान समय में भी क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। तो इसलिए और उसने ये नाम दिया था, ये नाम सालन पत्थर इसको किसने दिया था? वहाँ के श्रमिकों ने। तथा हमारे बावर्ची, बावर्ची क्या होता है? जो खाना बनाए, जो मैके के खाने बनाने वाले थे, अर्नेस्ट मैके के बावर्ची, तो उन्होंने यही एक पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए, तो जो इस मोहनजोदड़ो का संग्रहालय था उससे उधार मांगा था अपना प्रयोग करने के लिए। तो ये अर्नेस्ट मैके की फर्दर एक्सप्रेशन एट मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत था, उससे हमने इसको क्या किया था? लिया था प्रयोग के। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यही है अवतल चक्की, है ना? आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो अवतल, यानी ये जो बीच वाला भाग आप देख सकते हो, बीच में से क्या हुआ? दबा हुआ या गहरा भाग है, तो इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि अवतल और उत्तल क्या था। इधर ये साइड में हमने देख लिया इसको। ठीक है, फिर इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो मोहनजोदाड़ो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा मोहनजोदाड़ो जो नगर है उसकी संरचना को यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, इस फोटो के माध्यम से। मैंने छोटा इसलिए किया क्योंकि इसके एक एक भाग को मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहला हम थोड़ा बारीकी से अन्वेषण। तो इसके अंदर देखते हैं नगर के अंदर दो भाग होते हैं। एक तो ये वाला भाग जिसको दुर्ग, देखो दिशा आपको पता होना चाहिए, ऊपर की दिशा कौन सी होती है? उत्तर, और नीचे की दिशा दक्षिण। और हमारा जो राइट हैंड है तो उसकी तरफ हमारी कौन सी दिशा होती है? पूर्व। और जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ दिशा होती है पश्चिम। तो पश्चिमी वाला भाग जिसको दुर्ग या सीडाटेल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा ये निचला शहर वाला भाग, ये जो आप देख सकते हो निचला शहर। इस दुर्ग वाले भाग में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहते थे जो किससे संबंधित थे? राजकार्य से संबंधित रहे होंगे। हालांकि इसमें यहाँ पर राजनीतिक सत्ता कैसी थी उसके बारे में साक्ष्य नहीं मिलता। कई अलग अलग अनुमान लगाते हैं कि व्यापारी वर्ग, हो सकता है कि वो व्यापारिक वर्ग रहे होंगे तो वो इस क्षेत्र में रहते होंगे, या कई पुरोहित वर्ग का कहते हैं तो वो भी इस, या कोई राजा वगैरह होंगे तो भी वो यहाँ पर, या कोई मुखिया या प्रधान जैसा व्यक्ति होता था तो वो इस दुर्ग वाले पश्चिमी भाग में रहता था। बाकी सामान्य लोग क्या करते थे? इस नचले नगर में रहा करते थे। अब देखो इसके भी अलग अलग हमें साक्ष्य मिलते हैं। सब जगह एक जैसे हमें साक्ष्य मिले नहीं है, कई जगह, लेकिन मुख्य रूप से नगरों का विभाजन इसी दो तरीके से हुआ। लेकिन इसका एक अपवाद है, धोलावीरा। तो धोलावीरा में 3 बने, तो इन दोनों नगरों के बीच में एक और मध्य नगर भी हमें धोलावीरा से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। अब देखो कई जगह तो क्या हुआ है? सिर्फ ये दुर्ग वाला भाग ही क्या है? 4 दीवारी से घिरा है, और जो निचला शहर या जो सामान्य लोगों का रहवास उस पर 4 दीवारी नहीं, मतलब सुरक्षा के लिए दीवार नहीं बनाई गई। कई जगह इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग सुरक्षात्मक दीवारें बनाई गई।
और कई ऐसे क्षेत्र मिले जहां दोनों के लिए ही एक ही प्रकार की क्या हुई सुरक्षा दीवार से दोनों को घेर लिया गया। और कई जगह ऐसा भी हमें मिला है कि जहां जैसे हमने जो दुर्ग वाला भाग है उसकी कोई सुरक्षा दीवार नहीं है, जबकि निचले जो नगर है वो सुरक्षात्मक दीवार से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। अब इस फोटो को थोड़ा सा झूम करके देख लेते हैं, ठीक है। वैसे जो ये वाला क्षेत्र है इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। ये जो सारा ही क्षेत्र है ना, पूरा स्थल वगैरह, इसमें एसडी क्षेत्र वगैरह ये क्या है, आरआईएम क्षेत्र क्या है, इनको देखेंगे तो इनको हम आगे देख लेंगे, सारा स्पष्ट कर लेंगे। और इस क्षेत्र को हम देखेंगे जो सामान्य वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसको समझ लिए तो वो दुर्ग वाला भाग भी, उसमें वो क्षेत्र क्या थे वो आपके समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस वाले भाग को आप, है ना, निचला जो नगर है उसके अंदर सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक जिज्ञासा रही होगी कि डी के जी क्या है। यहाँ पर भी डी के जी है, यहाँ डी के बी है, डी के सी है। तो देखो यहाँ डी के ए भी होगा, अलग अलग है। तो इसमें मतलब ये जो डी के दो शब्द है, इसका मतलब है जैसे एक जो इसकी उत्खनन करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था के एन दीक्षित था। क्या था? के एन दीक्षित। तो देखो इतिहास के अंदर हम जब लिखते हैं तो इन नामों को क्या करते हैं, जो पीछे वाला नाम सरनेम है ना उसको पहले लिखते हैं, ऐसा दीक्षित, फिर हम उसको लिखेंगे के एन। तो मतलब दीक्षित का डी हो गया और यहाँ से के आ गया। तो मतलब जो उत्खनन करता थे इसके जो दीक्षित के एन, तो उनके नाम पर उन्होंने जिन क्षेत्रों की खोज की तो उनको फिर डी के ए क्षेत्र, डी के बी क्षेत्र, डी के सी क्षेत्र, डी के जीन, ऐसे अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों को क्या कर दिया, स्थान दे दिया गया, ठीक है। तो उनका नाम दे दिया गया। तो ऐसे ही अन्य क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर और देख लेते हैं। ये जैसे वी एस क्षेत्र हैं, ए तो ये बाद में जैसे इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों की, यहाँ वी एस बी क्षेत्र हैं। तो मतलब ये क्या थे, जो माधव स्वरूप वत्स थे उत्खनन करता, तो उनके नाम पर रख दिया गया। एक और मैं बताऊँ तो वैसे ही क्षेत्र, जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है आपके जीएफडी क्षेत्र, तो ये मतलब कौन थे, जीएफ डेल्स थे, उनके नाम पर। तो उन्होंने जिन जिन क्षेत्रों की खुदाई की है तो उनके आधार पर ये नामकरण यहाँ पर रख दिया गया। तो वैसे यहाँ देखो मोनियर क्षेत्र लिखा है, और इधर ब्लॉक और यहाँ खाई है, यहाँ से जहाँ से देखो आभूषण मिले हैं तो वहाँ इन्होंने क्या लिख दिया कि यहाँ आभूषण है, ब्लॉक है। तो इस तरीके से अलग अलग इन्होंने इसका क्या कर दिया, ये नामकरण दे दिया कि किसने किसको क्या खुदाई की है, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ, आप समझ सकते हो कि नक्शे पर रोमन लिपि के अक्सर उन विविध पुरातत्वविदों के नामों का संकेत करते हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो के विविध क्षेत्रों की खुदाई की थी। वैसा ही यहाँ पर है, जो जो ये इधर वाला क्षेत्र है ना, इसका भी ऐसा ही है, आपको समझना है, ठीक है ना। तो ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इन मोहनजोदड़ो को प्रारंभ करते हैं। देखो मोहनजोदड़ो, अब देखो मोहनजोदड़ो है क्या, सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। देखो मोहनजोदड़ो का मुख्य अर्थ होता है क्या है, मृतकों का टीला। कैसा है, मृतकों का टीला, या इसको ऐसा कह सकते हैं, इसको भूतों का टीला भी कहते हैं, इसको सिंध का बाग भी कहते हैं, इसको हम सिंध का नक्सलिस्तान भी कहते हैं। ये कहाँ पर अवस्थित है, ये जो वर्तमान पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, जो वर्तमान पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत के अंदर लरकाना जिले में, कौन सा जिला है, लरकाना जिले में। इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी, 1922 में। वैसे हालांकि हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल ही हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 के अंदर हुई थी, किसने, दयाराम साहनी ने की थी। तो इसके कारण इसको नाम ही, पहला स्थल कौन सा खोजा गया, हड़प्पा, तो इस सभ्यता को हड़प्पा। उसके बाद इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो था, जिसकी खुदाई जिसकी खोज है 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी, राखालदास बनर्जी ने की थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण नगर है, ये नगर 7 बार इस नगर का उत्थान हुआ और 7 बार पतन हुआ है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण नगर है, इसी के बारे में हम देखेंगे। तो पहला हमारा इसका पॉइंट है, एक जो नियोजित है शहरी केंद्र के बारे में जानेंगे। देखो नियोजित को या नियोजन, तो इस बात को आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि नियोजन का मतलब क्या होता है, यानी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में क्या करना, चिंतन करना, वही क्या है, नियोजन कहलाता है। तो वैसे ही जो मोहनजोदड़ो है उसको नियोजित किया गया, मतलब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और जो भविष्य में आने वाला उसको किस लक्ष्य के लिए और आगे क्या क्या काम रहेंगे,
क्या क्या क्रियाकलाप होने चाहिए थे, उसके हिसाब से इस मोहनजोदड़ो को क्या किया गया, बसावट की गई। इंग्लिश में कह सकते हैं इसको प्लानिंग के हिसाब से क्या किया तब बसाया गया था। तो उसी बात को हम देखेंगे। तो संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू है शहरी केंद्रों का विकास। बाकी जगह जितना भी हम देखते हैं इस हड़प्पा सभ्यता से पहले वो संस्कृतियाँ या तो ग्रामीण होती है या बिखरी हुई सभ्यता, नगरीय नहीं। तो ये विश्व की पहली क्या है, नगरीय सभ्यता है। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो क्या सूक्ष्मता से यानी बारीकी से हम इसका क्या करते हैं, इसको देखते हैं, इसका अन्वेषण करते हैं। हालांकि मोहनजोदाड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल था, लेकिन सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा, जिसकी खोज किसने की थी, 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अब देखो ये हड़प्पा नामक स्थल था, ये तो रावी नदी के किनारे था, जबकि मोहनजोदाड़ो था वो किसमें, सिंधु नदी के किनारे पर था। अब देखो पहला खोजा गया कौन सा स्थल था, हड़प्पा। लेकिन हड़प्पा के बारे में हम इतना क्यों नहीं जानते, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ मैं आपको आगे बता देता हूँ। इस कोटेशन के अंदर यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी पूरी कहानी यहाँ पर दी गई है हड़प्पा की दुर्दशा नाम से, है ना। तो यहाँ पढ़ सकते हो हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसी कारण इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरीके से नष्ट कर डाला। जो मैंने इस पिछला पहले पार्ट में देखना, जब क्या होता है कि जो लाहौर से कराची के अंदर रेलवे लाइन जब बनाई जा रही होती है 1856 में, जिसमें पटरियाँ बिछाई रहती हैं, तो उसमें जितना जो मटेरियल वगैरह लाया जाता है, जो पत्थर वगैरह नीचे रोडियाँ बटन वो कम हो जाता है। तो वहाँ फिर मजदूर सब सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारी ईंटें पड़ती है, वो बताते हैं वहाँ काम करने वाले जो बटन बंधु, तो वहाँ से वो निकाल करके क्या वो ईंटें लाकर रोडियाँ बना लेते हैं। और इससे क्या होता, उन्हें हालांकि पता नहीं होता कि वो विश्व की एक सबसे समृद्ध नगरीय सभ्यता हड़प्पा के क्या कर रहे हैं, वो अवशेष निकाल रहे। उन्हीं अवशेष निकालने के क्रम में इस सभ्यता क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। अब देखते हैं हड़प्पा के जो खोज की कहानी क्या है, उस कहानी को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक, बहुत बढ़िया है कंपटीशन एग्जाम की जानकारी के लिए। इसका पहले कोटेशन पढ़ लेते हैं, फिर सारी इनके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। जनक भी कहा जाता ने लिखा कि प्राचीन स्थल से ले जाएगी ईंटों की मात्रा, इतनी मात्रा थी लगभग 100 मील लंबी, लाहौर तथा मुल्तान के बीच में, किसके बीच में, लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। मतलब बहुत बढ़िया लंबा, उस समय 100 मील, यानी वर्तमान में हम समझ लेते लगभग 160 किलोमीटर लंबी जो रेलवे लाइन है उसको बिछाने के लिए, ये रोडियां बनाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन जो संरचनाएं हैं वो नष्ट कर दी गई। किस क्रम में, इस जो लाहौर से कराची जो रेलवे लाइन बनाई जा रही थी, इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था, वहाँ से ऐसे अवशेष नहीं निकाले गए। इस कारण वहाँ खुदाई की गई और खुदाई में हमें विभिन्न प्रकार की संरचनाएं मिली। अगर यहाँ से भी उस समय रोडियाँ निकालने के लिए इस ईंटों का प्रयोग नहीं करते तो ये भी हड़प्पा नगर हो सकता है कि मोहनजोदड़ो से भी अच्छी स्थिति में और बेहतर नगर होता। अब देखो यहाँ अलेक्जेंडर कनिंघम वाली चीज़ है, तो इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं थोड़ा ये। और ये भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण है ये क्या है। अब देखो इसको हम कहते हैं ASI, मतलब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है, 1861 के अंदर होती है। अब देखो जब 1861 के अंदर इसकी स्थापना होती है तो 1865 से लगाकर 70 तक का समय होता है। उस समय में बजट के अभाव के कारण ये जो ASI है वो कोई काम या कोई खुदाई वगैरह का ऐसा काम में हाथ नहीं ले पाता है। तो बाद में जाकर के 1871 में ये विभिन्न प्रकार की खुदाई का काम करता है। तो देखो जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो क्या थे, वो सबसे पहले तो क्या थे, सर्वेयर बने। इसके क्या बने, सर्वेयर। बाद में ये 1871 में जाकर के क्या बनते, इस विभाग को अलग किया जाता। पहले ये क्या थे, जो ASI था इसके क्या बनते, जो भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण वाला विभाग था ये विभाग बाद में बनता। तो इसके पहले सर्वेयर कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन 1871 में इससे जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है इसको एक अलग विभाग बनाया जाता है। इसको क्या बनाया जाता है, एक अलग विभाग बनाया जाता। और अलग विभाग बना करके अलेक्जेंडर जो कनिंघम है इसको इसका पहला डायरेक्टर जनरल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, डायरेक्टर जनरल कब बनाया, 1871 में ही इनको इसका पहला डायरेक्टर जनरल बताया। तो अब आप, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे सारी स्थितियां।
अब जो मोहनजोदाड़ो जो शहर था, वो उसकी जो बस्ती थी वो कितनी थी, दो भागों में विभाजित थी। एक छोटा लेकिन अधिक ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया भाग। इसको भी मैं अभी आपको फोटो के माध्यम से स्पष्ट करूंगा, थोड़ा आगे देख लेते हैं। पुरातत्वविदों ने कर्मस दुर्ग और निचला शहर नाम दिया। क्या दिया? निचला शहर नाम। दुर्ग की ऊंचाई का कारण ये था कि यहाँ की जो संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी और दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इससे जो निचले शहर से क्या किया गया था, अलग किया गया था। क्या किया गया था? निचले शहर से अलग किया गया था। जैसे मैंने यहाँ पर आगे आपको मानचित्र में भी यहाँ पर दिखाया था, यहाँ आप देख सकते हो, ये जो मानचित्र था इसमें भी इसको क्या किया गया था, अलग, दोनों अलग अलग भाग है। ये जो दुर्ग वाला भाग है जो पश्चिमी साइड है, और ये नगरीय क्षेत्र जो किधर है, पूर्व की तरफ है। ये वाला आप भाग देख सकते हो जो आपके फोटो में सामने आपको दिख रहा है। ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है यही वो पश्चिमी भाग है जिसको हम सीडाटेल के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, चबूतरे के ऊपर ऊंचाई पर बनाया गया। और ये साइड में आप देख सकते हो ये नगर वाला भाग है। और जो ये संरचना है जो यहाँ से क्या मिला, जो वरद स्नानागार मिला है उसके बाद, तो इसका इस साइड में आप देख सकते हो सीढ़ियाँ हैं। ये दोनों साइड में इसमें पानी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी है। और ये तल वाला भाग इसको डामर रोधी बनाया गया है। जो निचला शहर है ये भी क्या था, दीवार से घेरा गया था। मतलब इसकी जो मोहनजोदाड़ो है, इस मोहनजोदाड़ो को जो निचला शहर है ये भी किससे घेरा गया है, दीवार से घेरा गया है। यानी मतलब उसकी भी क्या की गई, सुरक्षात्मक दीवार बनाई गई है। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यानी कई सारे जो भवन है यहाँ जो मोहनजोदाड़ो के जो निचले शहर के अंदर, उनको भी ऊंचे चबूतरे, और चबूतरे किसका काम करते थे, नींव का काम करते थे, आधार का काम करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन, यानी रोज, प्रतिदिन का मतलब क्या, रोज 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को, यानी ये जो नींव के लिए जो बनाए गए चबूतरे हैं इनको बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों का, यानी उनको काम करने के जो दिन होते हैं, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। देखो इनको रटना नहीं, ये सिर्फ एक अनुमानन आंकड़ा है जो आपको समझाने के लिए सिर्फ दिया गया है। अब कुछ और देखिए, इसमें क्या देखेंगे, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित था। कौन से, जिस क्षेत्र में, जैसे अब चबूतरा कितना बन गया, जैसे 20 बाई 20 का चबूतरा बना दिया तो उसके ऊपर ही क्या किया जाएगा, भवन निर्माण कार्य हो पाएगा। तो ऐसे निश्चित कार्य पर पहले मिट्टी से क्या बनाया जाता था, चबूतरा, और फिर उसके ऊपर क्या किया जाता था, भवन का निर्माण कार्य किया जाता था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता कि पहले बस्ती का नियोजन, जिसके बारे में मैंने आपको कह दिया ना, नियोजन मतलब प्लानिंग से, योजना बनाकर, यानी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक जो क्रियाकलाप थे उनके बारे में क्या करना, चिंतन करना ही क्या, नियोजन। तो वैसे ही यहाँ पर अच्छी तरीके से जो प्लानिंग करके ही, जो सारी स्थितियों का चिंतन करके ही क्या किया गया था, इसका निर्माण कार्य किया गया था, और फिर उसके अनुसार उसका क्या किया गया था, क्रियान्वयन किया गया था। नियोजन यानी प्लानिंग के अन्य लक्षणों में क्या थी, ईंटें शामिल थी, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात में। वो कैसे, एक निश्चित अनुपात है कि 4:2:1 अनुपात में, जहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की क्रमश 4 गुनी और 2 गुनी, जो मैंने आपको ये बताई, इसी अनुपात में बनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें हमें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई जाती थी। अब देखो अलग होती थी, कई जगह जैसे पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे और कई जगह कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदाड़ो में वैसे क्या होता था, चबूतरे बनाने के लिए जैसे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, लेकिन जो भवन और नालियाँ बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब इसमें यह विशिष्ट नाली निर्माण का हम देखेंगे कार्य। ठीक है, पहले यहाँ साइड में हम फोटो देख लेते हैं। ये एक वहाँ की नाली का एक विहंगम दृश्य आप देखते ही आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से वहाँ नालियाँ रही होगी। वर्तमान के अंदर महानगरों में भी ऐसे ही जो नाली, यानी जो गटर के अवशेष आप देखते हो कितनी बड़ी, यहाँ देखो सामने फोटो देख सकते हो व्यक्तियों की, इसमें पूरा व्यक्ति आराम से चल सकता था। उसकी ऊंचाई से भी ज़्यादा इसकी क्या है, हाइट है। ये जो मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को आपको देखना है। तो इस तरीके की जो विहंगम नालियाँ, यानी बड़ी नालियाँ जो वर्तमान नगरों में इसी टाइप के जो गटर का निर्माण
किया जाता है। तो अब इसकी पूरी महत्वपूर्ण विशेषताएं, तो इन नाली व्यवस्था जो कि क्या थी, इस हड़प्पा सभ्यता को बाकी सभ्यताओं से क्या बनाती है, विशिष्ट बनाती है। क्यों बनाती है विशिष्ट? इसका कारण है कि ये जो स्वच्छता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है ध्यानपूर्वक नियोजित यानी प्लानिंग के द्वारा जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, तो आप जान पाएंगे कि सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब ऐसे एक दूसरे को इस टाइप से ग्रिड पद्धति पर, जो किस पर, यहाँ जैसे ये बनता था, समकोण पर काटती थी। फिर उनके अगल बगल में आवासों का निर्माण किया गया, यानी पहले तो क्या बनाई गई, ग्रिड पद्धति से सड़कें और नालियाँ बनाई गई, और उसके बाद में उनके आसपास में आवासों का निर्माण करवाए। आज भी अगर कोई ऐसे, जैसा कि जो भिलाई शहर आपका उदाहरण दे सकते हो, जो कि नया भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया, जो वहाँ पर जो लौह संयंत्र, जो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी भिलाई इस्पात संयंत्र, उसके पास में ही पुराना भिलाई नहीं, नया वाला जो बसाया गया, हालांकि वो थोड़ा सा ही इलाका है लेकिन वो बड़ा प्लानिंग से बनाया गया। वहाँ भी आप देखोगे ना तो चौड़ी और बड़ी बड़ी सड़कें, और वो किस तरीके से बनाई गई है, पूरी ऐसे ही एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई ग्रिड पद्धति से बनाई गई ऐसी सड़कें, उनके किनारे वैसे ही नालियाँ बनी हुई है, और साइड में फिर भवनों का क्या किया गया, निर्माण किया गया है। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था, तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। जैसा कि हम आगे देखेंगे, मैं पूरा मोहनजोदड़ो का एक आवास गृह स्थापत्य बताऊंगा, उसमें मैं आपको पूरा मैप में बताऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए गली का सटा होना जरूरी था। तो ये था। अब हम देख लेते हैं दुर्ग के बारे में। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग था, दो था। ऊंचा छोटा पश्चिमी भाग वही दुर्ग था, और निचला पूर्वी भाग वही क्या था, नगरीय। इन पर नियोजन में विविधता थी। विविधता मतलब सब जैसे इस जगह एक सा जो नियोजन नहीं अपनाया गया, एक सी प्लानिंग नहीं की गई थी, अलग अलग तरीके की प्लानिंग की गई थी। जैसे हम धोलावीरा और लोथल, ये दोनों स्थल गुजरात में, जैसे इसलों पर पूरी बस्ती क्या थी, किलेबंद थी। पूरी बस्ती क्या थी, किलेबंद। मतलब जो पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही भाग है वो पूरा का पूरा किलेबंद था, मतलब चारों तरफ दीवार इससे सुरक्षित था। और शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। शहर के कई अन्य, मतलब अंदर के, शहर के अंदर जो हिस्से थे उनके लिए भी अलग अलग सुरक्षात्मक दीवारों का, जैसे आजकल विभिन्न अलग अलग सोसाइटीज बनाते हैं, तो उन सोसाइटीज में किस तरीके से अलग अलग दीवारें बनाई जाती, वैसा ही था। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था, मतलब चबूतरे पर इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। अब हम इसका स्रोत संख्या दूसरा देख लेते हैं। अब तक खोजी गई प्राचीनतम जो प्रणाली, मतलब जो नालियों के बारे में ही जो अर्नेस्ट मैके उन्होंने लिखा कि निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली कौन सी, जो यहाँ की नालियों की जो अद्भुत व्यवस्था मिली है इसके बारे में कहा। हर आवास गली की नालियों से क्या किया गया था, जोड़ा गया था, और मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से। किसमें, गारे में। गारा मतलब वो जो गीली मिट्टी जब हो जाती है, मिट्टी के अंदर जो पानी होता है तो उसमें होता, तो इसमें जमाई गई ईंटों से बने थे, और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया जिन्हें क्या किया जाता था, सफाई के लिए हटा दिया जाता था। जैसे आज भी देखते हैं कई सारे नगरों के अंदर, जैसे खुली जहाँ नालियाँ होती है तो बीच में ऐसी जगह बनाई जाती है, ऊपर उसको ढका जाता है, पत्थर से ढका जाता है, या फिर आजकल तो जो कंक्रीट है उससे ढका जाता है, उसकी पट्टियाँ बनाकर। तो उस समय भी ऐसा ही किया जाता। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिकाओं का प्रयोग। और घरों की नालियां पहले एक होदी या मलकुंड, जिसे शौच गर्त भी हम कह सकते हैं, या जिसको हम चैम्बर्स भी कह सकते हैं, उसमें खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था। अब क्या होता था, जो ठोस पदार्थ होते थे इन होदी या मलकुंड, या इसको हम कह सकते हैं चैम्बर में जाकर गिरता रहता। इससे क्या फायदा होता था, नालियाँ जाम नहीं होती थी। वर्तमान में आप देखते हो जैसे नगरों के अंदर अधिकतर जो नालियाँ जाम हो जाती है, उससे सड़कों पर जो गंदा पानी फैल जाता, कई बीमारियों का कारण बनता। लेकिन उस समय इतनी आधुनिक पद्धति अपनाई गई थी, इतना अच्छी तरीके से नियोजन किया गया था कि उसमें से पानी जो कठोर पदार्थ गिर जाते थे, जिनको क्या करते थे, निकाल करके उसमें से सफाई कर ली जाती थी, और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। और बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए क्या बनाई गई, ये होदियाँ यानी चैम्बर्स बनाई गई थी।
ये पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े, जो दर्शाते हैं कि नालियों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा नहीं हटाया जाता था। मतलब कचरे की क्या की थी, हमेशा सफाई नहीं की जाती थी, कभी कभार। जैसे आज भी देखते हैं नगरों के अंदर जब साफ सफाई करने वाले आते हैं, नालियों के अंदर से जो वैसे अभी ऐसे कोई होदियाँ तो बीच में या कुंड नहीं बने जिस पे ठोस पदार्थ गिरते तो नालियाँ अट जाती थी, तो साइड में उसका क्या कर देते, ढेर लगा देते थे। तो हमेशा वर्तमान में भी देखते हैं कि रोज़ तो उसको हटाते नहीं, कई जगह रोज़ भी हटा देते, कई जगह कई दिनों तक पड़ा रहता है। तो वैसे यहाँ पर पड़े मिले हैं, किनके पास में, इन होदियों के पास में कचरा पड़ा मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय रोजाना इस कचरे को हमेशा नहीं हटाया जाता था। ये अर्नेस्ट मैके की पुस्तक है अर्ली इंडस जो सिविलाइजेशन 1948 से लिया गया है। जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली है। जो भी छोटी बड़ी हड़प्पा बस्तियां, उन सब में ये जल निकासी प्रणाली मिली है। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ, वही नालियों के लिए क्या हुआ था, पक्की ईंटें। नालियाँ किससे, पक्की ईंटों से बनाई गई थी, जो अपने आप में महत्वपूर्ण। लेकिन हम देखते हैं कि कालीबंगा इसका अपवाद है। कालीबंगा से हमें लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई है, और कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ से हमें क्या मिली है, इस तरीके की जो नाली व्यवस्था है, उस नाली व्यवस्था का हमें क्या मिलता है, प्रमाण भी नहीं मिलता। तो ऐसी भी, तो ये अलग अलग प्रकार की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं जो सैंधव नगरों के अंदर हमें क्या होती है, देखने को मिलती है। क्योंकि देखो सब जगह पहले का हमने देखा था ना, विविधताएं मिलती है, तो हर जगह अपनी अपनी जो अलग अलग विविधताएं हैं, उन विविधताओं के कारण ही तो क्या है, जो अलग अलग प्रकार की, जैसे मैंने आपको बताया बाकी जगह तो हमने देखी, जैसे मोहनजोदड़ो का भी हमने देखा, तो मोहनजोदड़ो में तो ये जल निकास प्रणाली बड़ी अद्भुत थी, जबकि हड़प्पा में बड़ी ज़्यादा विलक्षण हमें देखने को मिली है। जबकि कालीबंगा में हम लकड़ी के खोखले तने से बनी हुई हमें मिल रही है नालियाँ, लेकिन हम देखते हैं कि जो बनावली है वहाँ से तो इसके क्या मिले, कोई साक्ष्य ही ऐसे नहीं मिले, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कई स्थल है जहाँ से मिली, हालांकि हो सकती है वहाँ पर किसी कारण उसको क्या कर दिया हो, या तो वो उसके साक्ष्य नहीं मिले, नष्ट हो गई, या फिर वो रेत से भर गई हो, या स्थल जैसे हमने इसमें देखा था हड़प्पा वाला जो नष्ट कर दिया, वैसे कुछ खुदाई में उसको सावधानी नहीं बरती और वो खुदाई में स्पष्ट नहीं हुई, तो कई सारी समस्याएं इसको देखने को मिलती हैं। चलो ये गृह स्थापत्य तो हम बाद में देखेंगे, ये देख ही लेते हैं पहले। चलो आ गया तो फिर हम दुर्ग वाला जो भाग है आगे देख लेंगे। तो इस गृह स्थापत्य को देखने के लिए पहले हम इस दिए हुए मैप का प्रयोग करेंगे, और इस मैप के माध्यम से ही हम समझने का प्रयोग करेंगे। तो इस मैप को देखेंगे, देख करके आप क्या करोगे, मैं पहला थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे आपको पूरा बाहरी आवरण दिखाना है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, थोड़ा सा बाद में जो हर चीज़ को मैं स्पष्ट करूँगा तब इसको पूरा जूम कर दूंगा। तो यहाँ देखते हो, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मुख्य सड़क बनी होती थी, और ये साइड में यहाँ पर क्या होती थी, गली होती थी। तो देखो इस नगर के अंदर महत्वपूर्ण विशेषता ये क्या थी, जो घरों के दरवाजे हैं वो क्या थे, इस मुख्य सड़क की ओर नहीं, गली में। ये जो यहाँ से ये इसका प्रवेश द्वार है, ये मुख्य रूप से किस में, गली की साइड में। और महत्वपूर्ण बात क्या, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आंगन है। तो आंगन हमेशा गेट के सामने नहीं होता था, यह छोटा सा जगह, इसके बाद में यहाँ से जाने के बाद व्यक्ति को इधर घूमकर इधर आंगन में। तो ये लोगों की जो प्राइवेसी से संबंधित था, यानी लोग अपनी जो निजी पहचान को छुपाने का काम किया करते होंगे। इसके अलावा इसके थोड़ा सा मैं झूम करूँगा यहाँ पर, इसके ये अलग अलग खंड है, और इसमें जो ये 6 लिखा हुआ, यहाँ पर कुआं था, क्या था, कुआं। और इसका भी दरवाज़ा इधर गली की ओर से था, यानी बाहर की तरफ खुलता था। तो इससे मतलब क्या होता था, ऐसे जगह जगह मोहनजोदाड़ो के अंदर काफ़ी सारे कुएं हमें मिले, लगभग 600 के आसपास ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तो इनसे ये पता चलता है कि कोई भी राहगीर मतलब जो राह से चलते हुए, यानी जो रास्ते चलते हुए अगर कोई व्यक्ति जाता था, अगर उसको प्यास लगी, उसको पानी की आवश्यकता है, तो घर वाले मालिक को बिना आवाज़ दिए हुए, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए यहाँ से पानी पी सकता था, और पी करके अपना चल सकता था। बड़ी महत्वपूर्ण। अब यहाँ पर भवन केवल एक ही मंजिल के नहीं थे, 2-2 मंजिल के भवन के साक्ष्य मिले।
अब ऐसा किस आधार पर हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर छोटा सा आप देखो, यहाँ से दो सीढ़ियाँ मिली है, एक तो यहाँ पर आप देख सकते हो और एक साइड में यहाँ पर। तो इस तरीके से जो मोहनजोदड़ो के अंदर जो भवन है वो 2 मंजिला भी बने हुए मिलते। यहाँ देख सकते हो ये जो नीचे वाला आंगन वाला भाग है, इस भाग से यहाँ सीढ़ी से चढ़ करके जो ऊपर की मंजिल, और यहाँ से भी मिले तो ये भवन, ऐसे ये 2 साइड में हमें सीढ़ियाँ मिली है। अब देखो यहाँ पर सभी प्रकार के अलग अलग भवन मिले हैं, और भवनों के अंदर क्या है खास बात कि रसोई घर अलग है, रूम अलग बने हुए हैं, स्नानागार अलग बने हुए। तो इस तरीके से अलग अलग ढांचे हमें यहाँ से मिले। लेकिन इसकी खास विलक्षण बात क्या है, ये आप पूरी बाहरी दीवार आप देख सकते हो, ये सारी कहीं भी सड़क या गली के किनारे कोई भी किसी भी प्रकार की खिड़की नहीं बनी है। तो इससे भी लोग अपनी प्राइवेसी का क्या करते हैं, बड़ा ध्यान। और अंदर के भाग में मिली, जैसा यहाँ देख सकती है दरवाजे हैं, और यहाँ अंदर की साइड में हमें खिड़कियाँ भी देखने को मिली हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हमें ढांचा, मतलब बिल्कुल ही आधुनिक वर्तमान समय के अंदर भी इस तरीके की जो गृह स्थापत्य हैं वो अपेक्षित हैं। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर जो लिखा क्या हुआ उसको डिटेल से हम देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको सारा इसके बारे में बता ही दिया, फिर भी इसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि मोहनजोदड़ो का निचला स्तर आवासीय भवनों के उदाहरण पर, आवासीय मतलब जो रहने के लिए, जो रेसिडेंस के लिए हम प्रयोग करते हैं, इनमें से कई क्या कहते हैं, एक आंगन पर केंद्रित। जैसे मैंने अभी आपको इस पे बताया, एक आंगन होता तो उसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने वाले जैसी गतिविधियों का क्या था, केंद्र था। क्योंकि हम भी आज भी देखते हैं तो घर के सदस्य क्या होते हैं, अक्सर एक आंगन में इकट्ठे हो जाते हैं। आंगन खुला होता था और उस पर बैठ करके सारा कार्य आराम से कर सकते थे, क्योंकि कमरों के अंदर जैसे उसमें विद्युत जैसी तो नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, जबकि आंगन में थोड़ा ठंडक होती थी, हवा वगैरह आती थी। और ऐसा खाना पकाने वगैरह ऐसा काम खास तौर से इसे गर्म और शुष्क मौसम के अंदर करते थे, जब खुले में। वैसे अलग से रसोई घर बना होता था, लेकिन बाकी मौसम में सर्दी वगैरह बारिश में वहाँ करते थे। लेकिन गर्मी जैसा मौसम हो जाता था, शुष्क मौसम, उस समय जो आंगन होता था उसमें ही खाना पकाने का और कताई का ऐसा काम किया जाता था। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू है लोगों द्वारा अपनी एकांतता वही प्राइवेसी का लोग क्या करते थे, अपना दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। जैसे मैंने चारों तरफ जो दीवार बताई थी आपको, उस पर कोई खिड़कियां नहीं होती थी। ये भी लोगों की एकांतता, मतलब दूसरा व्यक्ति उसको आकर कोई डिस्टर्ब नहीं करे, उसका जो निजी है उसकी प्राइवेसी में कोई डिस्टर्ब पैदा नहीं करे। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक मतलब अंदर का अथवा सीधा आंगन का अवलोकन यानी उसको नहीं देख सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दरवाजे से सीधा प्रवेश करते थे। यहाँ से मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ ये जैसे गेट है, इस गेट से आप प्रयोग करोगे तो आपको आंगन नहीं दिखेगा। आंगन में कौन बैठा, भले खाना बना रही हो, कोई कताई करा, तो आपको नहीं दिखेगा। यहाँ से सीधी आपको सामने दीवार दिखेगी, है ना। और यहाँ से देखो छोटी सी यहाँ सीढ़ियाँ और बनी हुई है, देख सकते हो। यहाँ से आपको सड़ना होगा और यहाँ से जाना होगा इस साइड में, और इस साइड में जाकर के फिर एल शेप आपको फिर से आपको घूमना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्या करोगे, आंगन में प्रवेश करो। और जो साइड वाली यही दीवार थी, यहाँ पर किसी प्रकार की जो खिड़कियाँ हमें नहीं मिली, और ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग यहाँ पर जो मकान वगैरह इसमें बने हुए थे। हर घर का ईंटों के जो फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता, अलग से जो स्नानागार होता था जो नहाने के लिए, जिनकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से क्या होती थी, जुड़ी हुई थी। और कुछ घरों में दूसरे छत या तल पर जाने तो सीढ़ियाँ बनाई। ये सारे मैंने अवशेष जो अभी आपको बताए थे। कई आवासों में कुएं भी थे, वो भी मैंने आपको स्पष्ट किया था, जो अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए गए जिससे बाहर से आया जा सकता था। किससे, बाहर से, जिसका प्रयोग संभवतः राहगीर मतलब राह चलते हुए व्यक्ति, या ऐसे कर राह यानी मार्ग या रास्ते जाते हुए जो व्यक्ति था वो, या पथिक कह सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते थे। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदाड़ो में कुओं की संख्या लगभग कितनी थी, 700 के आसपास थी। चलो ये तो आपने देख लिया। अब हमारा इस मोहनजोदाड़ो से संबंधित एक टॉपिक और रहा यहाँ पर। ये जो इसके बारे में आपने देख लिया था, जो सममितीय आरेखन था एक बड़े आवास का, जिसमें कमरा नंबर 6 क्या था, कुआं था। मैंने सारा स्पष्ट आपको करवा दिया। अब इसके बारे में हमें देखना है दुर्ग के बारे में। चलो दुर्ग वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको इस दुर्ग का पूरा सा मैप आपको दिखा देता हूँ। पहले छोटा कर लेते हैं, या पूरा देख लीजिए। ये जो पश्चिमी वाला भाग जिसे हम सीडा टेल के नाम से जानते हैं, यही पूरा दुर्ग का क्या है, एक मैप है। इसको मैं थोड़ा झूम करके सारी बातें आपके सामने स्पष्ट करूँगा।
पूरा इसको मैं बड़ा सा आपको कर देता हूँ, और हर बात को स्पष्ट करेंगे तभी तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पूरा स्थल ये दो बना, ये अलग आवास है, ये है अलग अलग, ये व्हीलर द्वारा खोदी गई खानी, यहाँ पर ये जो मिला विशाल आंगन मिला है, यहाँ पर क्या हुआ महाविद्यालय मिला है। तो महाविद्यालय हमें कहाँ से देखने को मिला है, महाविद्यालय हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिलता है, मोहनजोदाड़ो से मिलता है। इसके अलावा इधर साइड में हम जब देखेंगे तो ये वाला स्तूप क्षेत्र है, जो यह स्तूप टीला भी इसको कह सकते हैं, यहाँ वर्ताकार की ऐसी संरचना मिली है जो कुषाण काल से संबंधित माना जाता है। ये जो मार्ग है देवीय मार्ग, ये मुख्य सड़क कही गई है। और सबसे महत्वपूर्ण संरचना यहाँ का जो विशाल स्नानागार है, ठीक है। तो इस स्नानागार को मैं आपको स्पष्ट भी अभी करूँगा। ये आप देखोगे मैप में ना, ये इस साइड से, तो यहाँ पर और इधर दोनों साइड में इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। और ये पूरा एक तल था, इस तल के अंदर अच्छी तरीके से बना। इससे पहले जो मैंने पूरा मोहनजोदड़ो का दोनों अलग अलग वाला एक मैप बताया तो उसमें ये थोड़ा अच्छी क्लियरिटी में बना हुआ है। इधर साइड वाले भाग है, तो इधर जो चार चार के आवास में ऐसे कुल 8 इधर क्या हुए आवास कक्ष बने हुए हैं। इधर हम साइड में देखते थे यहाँ क्या बना हुआ, ये माल गोदाम बना हुआ, इधर ये सीढ़ियाँ बनी हुई है ना। तो इधर ये संरक्षित पूर्वी दीवार है ना। इसमें यहाँ पर देख सकते हो ये छोटे छोटे आवास के रूप में बने हुए, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको बसाया गया था। फिर यहाँ देख सकते हो ये जैनसन द्वारा खोदा गया कुआं, ये दक्षिणी हिस्सा है ना। और इधर हम साइड में देखेंगे ये फिर से संरक्षित इधर दीवार है। इधर देखो और महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं जो हमने मिली है उन संरचनाओं की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो उन संरचनाओं में एक तो यहाँ से जो एल क्षेत्र मिला है, क्या मिला है, एल क्षेत्र मिला, यानी एल शेप की एक जो बिल्डिंग है वो यहाँ से मिली, ये देख सकते हो आपकी यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ एक स्तंभों वाला क्या मिला, हॉल मिला है। कैसा हॉल मिला है, स्तंभों वाला, यानी बहुस्तंभी एक सभागार है या सभा भवन कह सकते हैं, जो वर्गाकार है, 27 × 27 मीटर का यहाँ से हमें क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ये संरक्षित दीवार है। इसके अलावा जब हम यहाँ गए तो और क्या क्या मिला इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। उसके बाद जो लिखा क्या है दुर्ग के बारे में वो हम पढ़ना क्या करेंगे स्टार्ट। तो मोहनजोदाड़ो से एक तो 9 मील की दूरी पर एक स्थान है, जिस स्थान का नाम हमें क्या मिलता है, सेवान नामक स्थान मिलता है। उस स्थान से हमें रॉक फोल्डिंग के प्राचीनतम परिणाम मिला, जिससे जो GF डेल्स है उसने इसके बारे में कहा कि ये इसलिए कि इसका कारण क्या है, विवर्तीय घटनाएं बनाई जिनके कारण मोहनजोदाड़ो में बाढ़ आई थी। मैंने प्रारंभ ही बताया कि मोहनजोदाड़ो में 7 स्तर पाए गए, यानी 7 बार नगर उजड़ा है और 7 बार ही नगर क्या हुआ है, बसा है। और इसके बीच में जो हमने अभी देखा था यहाँ पर ये जो विशाल स्नानागार, तो इस विशाल स्नानागार के भी काफ़ी महत्वपूर्ण अनुमान लगाए जाते हैं। ये क्या अनुमान है कि उन्होंने लगाया कि अब मोहनजोदाड़ो था जो एक क्या था, अनुष्ठानिक केंद्र था और एक आध्यात्मिक नगर भी था। इसके अलावा इसका जो बीच में जलरोधी भाग बनाया गया था, जो पानी रोकने यानी कह सकते हैं हम जो वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण भी जो हमें प्राचीनतम समय का हमें क्या मिलता है, देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले उनकी बात मैं थोड़ी देर बात करूँगा। पहले मैं इस वाले चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं। तो अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और यहाँ पर इस साइड में जो लिखा क्या है दुर्ग के बारे में, उस संरचना को हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पष्ट करेंगे, उसको समझेंगे। तो दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। और उनमें एक क्या था, माल गोदाम, जो अभी हमने देखा था। एक ऐसी विशाल संरचना थी जिसमें ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष थे। मतलब ये माल गोदाम क्या था, यहाँ से जो विशाल अनागार मिला उसको ही माल गोदाम कहते हैं, जो कि मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी जो क्या है इमारत है। मोहनजोदाड़ो की क्या जो सिंधु घाटी सभ्यता की भी सबसे बड़ी इमारत इसको बना, संभवतः इसमें क्या किया जा माना जाता था कि अनाज इकट्ठा किया जाता था, जबकि ऊपरी हिस्से में जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे और एक विशाल स्नानागार ही शामिल थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो क्या था, यहाँ का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था जिसके उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ, जिसका प्रयोग किसमें कहते हैं, धार्मिक उत्सव या समारोह के लिए, धर्मानुष्ठान के लिए या अनुष्ठानिक केंद्र के रूप में था, जिसके चारों ओर छोटे छोटे कक्ष बने हुए थे। उसका जो तल है बिटुमिन कोयले या जिसको डामर कहते हैं उसका लेप करके उसको जल रोधी यानी वाटर प्रूफिंग उसका किया गया था।
विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था जो चारों ओर एक गलियारे से घिरा था। जलाशय तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिण भाग में हमें क्या मिली है, 2 सीढ़ियां बनी मिली, और जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया। जलबद्ध मतलब जो वाटर प्रूफिंग किया गया, पानी को रोकने का कार्य किया गया। इसके तीनों ओर क्या हुए, कक्ष बने हुए, जिनमें से एक कक्ष में एक क्या हुआ, बड़ा कुआं मिला है, जो क्या होता था, इस जलाशय में पानी का स्रोत था। जलाशय से एक बड़े नाले में बह जाता, जलाशय से पानी यानी एक तरफ एक सेद भी हमें मिला है, जिससे जो गंदा पानी होता था इस जलाशय का, वो इससे बाहर बह जा करके नाली में चला जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना मिली है, जिसमें क्या मिले, हमें 8 स्नानागार मिले। ये 4-4, एक गलियारे में दोनों और 4-4 स्नानागार बने हुए। तो ये क्या मतलब है कि जो यहाँ पर जो पुरोहित लोग वगैरह या जो भी स्नान के लिए लोग आते होंगे, वो इनका जो स्नान के लिए या वस्त्र वगैरह बदलने के लिए इनका क्या करते थे, प्रयोग करते होंगे। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी, और इस रचना का अनोखापन और दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए, जैसे वर्तमान में भी आप देखते हैं कुंभ के अंदर कोई विशेष जो अमावस्या होती है ना, जैसे मौनी अमावस्या वगैरह होती है, ऐसी महत्वपूर्ण जो आप जैसे कार्तिक मास वगैरह या कोई पुष्य नक्षत्र होता है, उसमें लोग नदियों में या घाटों में आदि जगह जाकर के क्या करते, स्नान करते। तो ऐसे ही स्नान के लिए इसका क्या होता था, प्रयोग किया जाता होगा। तो आशा करता हूँ कि इस मोहनजोदड़ो के बारे में ये सारी संरचनाएं आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करेंगे। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो अब कंजूसी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना, सिंपल सा 1 सेकंड से भी कम समय है, और जल्दी से आप जो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।